नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ कि जो नया बिल है वीबी राम जी, इस बिल पर किस तरह का राजनीतिक टकरार है, किस तरह की टकराहट देखने को मिल रही है, और इन सब के बीच संसद में इसको पारित कराने की कोशिश भी हो रही है, व्हिप भी जारी किए गए हैं। लेकिन क्या कुछ विपक्ष का कहना है, क्या कुछ सरकार का जवाब है, इस पर सबसे पहले खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद एक और मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और वो मुद्दा होगा कि सिडनी हो या फिर पहलगाम, ये जो आतंकी हमले इस तरह से हो रहे हैं, इसमें मजहबी कट्टरता पर बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि सिडनी में जो हमलावर है, अब उसका भारत से कनेक्शन निकल रहा है। तो ये जो मजहबी कट्टरता है, ये कहां कहां पर और कितनी बड़ी समस्या है, चाहे वो सिडनी हो या पहलगाम हो या इस तरह की और भी सैकड़ों घटनाएं हैं, एक दो नहीं। तो इस पर बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि जो विपक्षी इंडी गठबंधन है, वो केरल में जाकर के क्या उसकी गाड़ी रुक जाती है, वहां वो दम तोड़ देती है। क्योंकि दिल्ली में हां, केरल में ना। केरल में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सीपीएम और कांग्रेस ने हाथ नहीं मिलाया, तो बीजेपी एनडीओ को वहां भी मौका मिल रहा है। इन सभी मुद्दों पर करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत और इथियोपिया क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के मामले में प्राकृतिक साझीदार। सांसदों ने पीएम मोदी के संबोधन के दौरान अनेक बार खड़े होकर बजाई तालियां। इथियोपिया के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ओमान के लिए हुए रवाना। इथियोपिया के पीएम अबई अहमद अली ने प्रोटोकॉल से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर विदा किया। लोकसभा में न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े विधेयक पर चर्चा जारी। तो विकसित भारत राम जी विधेयक 2025 भी आज सदन में चर्चा और पारित के लिए सूचीबद्ध। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आर्थिक राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली रेल सेवा अब और होगी हाईटेक। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए ऑटोमेटिक दरवाजों वाली 238 नई ट्रेनें चलेंगी। नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा के निशाने पर गांधी परिवार। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। गौरव भाटिया ने कहा, सोनिया और राहुल गांधी रिहा नहीं बल्कि जमानत पर हैं बाहर। और केरल में तिरुवनंतपुरम के बाद तिरुपुन्नत्र में भी सत्ता पर काबिज हो रही है बीजेपी। नगर निगम में सीपीएम और कांग्रेस के साथ नहीं आने से बीजेपी को मिला अवसर। तो विपक्षी इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर फिर से उठे बड़े सवाल। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले एक बड़े मुद्दे पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि जो ये नया बिल है संसद में वीबी राम जी, उस पर इतना राजनीतिक हंगामा क्यों काटा जा रहा है। इससे जुड़ी हुई पहले पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पर करेंगे बात। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि वीबी राम जी बिल पर चर्चा होनी है। लेकिन विपक्ष इसके कंटेंट से ज्यादा महात्मा गांधी के नाम को लेकर आक्रोशित है। कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा व्हिप जारी करके बहस में शामिल होने को कहा भी है, लेकिन संसद से बाहर प्रदर्शन करके एक नए मुद्दे को लेकर पार्टी आक्रोशित है। विकसित भारत संकल्प के साथ मोदी सरकार ने एक नया बिल लोकसभा में पेश किया है, जो मनरेगा की जगह लेगा और नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया जाएगा। 20 साल पहले बने मनरेगा के संशोधन और परिष्कृत करने की योजना के साथ इस बिल को राम जी के नाम से जाना जाएगा। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल बिल को टेबल किया ही था कि विपक्ष की ओर से महात्मा गांधी के नाम हटाने को लेकर हंगामा शुरू हो गया। 20 साल पुराने कानून में क्या बदलाव लाए गए, इसकी चर्चा किए बगैर विपक्षी दल तो सिर्फ इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि सरकार को बिल लाने की अभी जरूरत ही क्या है। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिल में बसते हैं। मनरेगा में कई तरह की कमियां थीं
जिसे दुरुस्त करने की जरूरत थी। यही वजह है कि नया बिल लाया जा रहा है ताकि ग्राउंड लेवल पर इसका इंपैक्ट बढ़े और लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। अब सवाल यह है कि महात्मा गांधी को एक व्यक्ति मानकर आक्रोशित कांग्रेस पार्टी ने क्या यह समझने की कोशिश की है कि बापू एक व्यक्ति से ऊपर एक सोच है। गांधी के नाम पर भवन इमारतें बनी, लेकिन पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के विचारों को जमीन पर उतारकर नई पीढ़ी से बापू को अवगत कराया। स्वच्छ भारत मिशन ले लीजिए, गांधी जी के संकल्प को आज भारतीय जीने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी के ग्राम स्वराज हो या फिर उनके राम राज्य की परिकल्पना, पीएम मोदी ने उसे सहजता से समाज के बीच उस भाव का एहसास कराया है, सबका साथ सबका विकास। तो इस नए बिल के जरिए मोदी सरकार नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाने जा रही है, जिसमें अब 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी, जबकि मनरेगा में तो 100 दिन की ही रोजगार की गारंटी हुआ करती थी। इस बिल में राज्यों की भी हिस्सेदारी तय की जा रही है, जबकि मनरेगा में सिर्फ केंद्र की ही हिस्सेदारी होती थी। मनरेगा 2005 की परिस्थितियों के अनुसार बना था, जबकि ग्रामीण भारत अब बदल चुका है। गरीबी का ही डेटा ले लीजिए, साल 2011-12 में ये 25.7% थी, जो अब घटकर 2023-24 में 4.86% रह गई है। साथ ही बेहतर सामाजिक सुरक्षा, कनेक्टिविटी और डिजिटल पहुंच के कारण पुराना ढांचा अब अप्रासंगिक हो गया है। इसीलिए तो वीबी रामजी अधिनियम एक आधुनिक, जवाबदेह और लक्षित ढांचा प्रदान करेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बिल को गांधी जी के नाम पर भावनात्मक मुद्दा बना रही है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में मनरेगा की कमियों और लीकेज की चर्चा तो खूब हुई है, लेकिन इसे परिष्कृत करने के कभी भी ठोस प्रयास क्यों नहीं हुई है, इस बात की भी पड़ताल होनी चाहिए। तो इस मुद्दे पर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि विपक्ष इसका विरोध करता रहेगा। There will be a natural protest. Because there is no need of an official call. Our workers are totally agitated on this issue for the last so many years. Now, truth has come out. Certainly, we will take it up to the streets. तो वहीं शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि सरकार मनरेगा को खत्म करना चाहती है। मनरेगा को चलते मनरेगा के बारे में क्या नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था, वो 2025 में सत्य होता हुआ दिख रहा है कि आप सिर्फ नाम ही नहीं बदल रहे हैं, ऐसे उसमें कानून में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं जो गरीब विरोधी है, जो रोजगार विरोधी है। और अब सरकार सीधे चलते हैं ओमान, जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिस्टर राजीव मेमानी, the President of Confederation of Indian Industry, my good friend, I can say our very own Pankaj Khimji, the advisor for Foreign Trade and Industrial Cooperation in the Ministry of Commerce and Industry, and somebody who I must say that you go to any nook and corner of India and the conversation veers around Oman, and they'll say, oh, I have a very good friend there, Pankaj. Almost everybody in Mumbai or in Delhi or India seems to know you, Pankaj. And I think along with Kes, Pankaj is a pillar of this comprehensive economic partnership that we have finalized. Truly is labor of love that persevered on, and the huge amount of commitment that His Excellency Kes had to this partnership that has brought us to this defining moment today. Congratulations to both of you, gentlemen. Kes, I must tell you, I've never seen a more powerful, high-level Indian delegation go out to any other country over the last, I don't know, 11, 12 years that I've been a minister. In this room, my biggest fear is that I may land up not taking somebody's name. So I tried to quickly look around the room, and I saw, along with Rajiv
Mr. Anish Shah, the former president of FICCI, Mr. Mukundan, the president designate of CII, Mr. Naveen Jindal, probably one of the largest investors from India to Oman, and who's just had a wonderful wedding in his family. Congratulations, Naveenji. Mr. Vivek Jain, Mr. Vivek Jain is also doing a large investment here. Where are you, Vivek? There. Another large investor coming into Oman. I'll have to worry if too many of you guys are going to come here. I saw Satish Reddy. Are you also investing here? Not yet, okay. But I have no problem if you do. Ms. Suchitra Ella, a very own vaccine woman, Covaxin, and I took Covaxin when I was during COVID. Mr. Umesh Chaudhary from Titagarh is there. Neil Raheja, I've never seen Neil come out of Mumbai's cozy comfort zone. Somebody must have really put in effort on this delegation, I must say. Jay Shroff, somebody who can really impact agriculture and farming in probably 100 countries, Jay? How many countries do you operate in? 140. Oh. You should catch that guy. He can do good things over here for your agriculture. Sanjay Nair, who's a very, very prominent investor and, well, a man is known by his wife sometimes. His wife is one of our unicorn startup founders, but she's a little shy. I've never seen her come out of India with any of our delegations. But not to take away from the wonderful achievements Sanjay has over the years. Mr. Nirmal Minda, there he is, another auto giant. Mr. Hitesh Doshi, who's also a large investor here in the renewable energy space. Pankaj Chadda from the Engineering Export Promotion Council. But I could just go on and on. So please pardon me, I'll have to stop somewhere. Anybody whose name I have not yet, Gopal Kabra from RR Cables. So I can just go on and on, all friends, all very, very influential persons of eminence in the business world. All our Omani friends, it'll take me some time to get to know you good enough so I can just shoot out your name next time or we meet. But truly delighted that all of you could come in such large number and join us for the Oman-India Business Dialogue. And of course, our evergreen Chandrajit Banerjee, the Director General of CII, without whose leadership I think we would never be able to present India as well as we can across the world. My colleagues, Mr. Asim Merchant, Additional Secretary in the Foreign Ministry, Mr. Sanjeev, the Joint Secretary in the Commerce and Industry Ministry, other distinguished ladies and gentlemen, truly delighted to be back. Muscat has such an alluring charm, perfectly blends Oman's timeless traditions with a modern vision and a city that draws your love and affection, brings you closer to nature, to the oceans, and I could call it an oasis in the desert and a beacon of peace and prosperity. Thank you for your invitation, Kes. In fact, Kes had articulated it very well when he said, and I quote, "It's in our DNA as Omanis to travel, engage, trade, and sell. And that's what we are all here for.
We've all traveled to engage with each other. We are all looking to do greater amount of trade, larger investments, and sell our ideas, our vision, our products to each other. And wonderful to see the enthusiasm around the free trade agreement, the comprehensive economic partnership, that again was in the making for nearly 2 years now. We've worked hard, nearly 2 years of a lot of effort that both teams have put in, and a defining moment for a relationship that Prime Minister Modi had described as, and I quote, India has millennia-old relations with Oman. Because we used to have exchanges between Oman and India by dhows centuries ago. And 5,000 years of maritime trade. Ships from the, sorry, I think I've caught the bug soon after I landed. I could make a nice quip about it, but being recorded, I'll rather refrain from what could be the cause. But I told my friends on the table in private, those from Delhi would have probably figured out what I'm trying to say. But I remember when we used to read about ships from Lothal port in Gujarat coming to Oman, to Muscat, when India sent textiles, spices, and took back dates from Oman. It's a relationship that has timeless history and immense potential in the future. In fact, we are very happy that India had conferred the Gandhi Peace Prize to late His Majesty Sultan Qaboos bin Said for the huge effort he brought in to bring peace in this region. In 1995, when the President of India, Shankar Dayal Sharma ji, came to Oman, His Majesty Sultan Qaboos broke royal protocol and received the President at the airport, which is something pretty much unheard of. And it has left behind very strong memories of the goodwill and friendship between the two nations. In fact, just a small factoid, Shankar Dayal Sharma ji was the Sultan's professor in college in Pune. And the Sultan, in fact, reflected what we in India very easily recognize as Guru Deva Bhava. It's a respect we give to our teachers, who we look up as if they are God. And I think these values, these traditions, the rich culture that we share between Oman and India has been instrumental in bringing us to this very, very memorable and fateful day tomorrow, when before our two leaders, Kes and I, will have the privilege of executing the first free trade agreement Oman is going to sign with a country after 17 long years. The last agreement Oman did was with the United States of America in January 2009. 2006, okay. Then we are almost 20 years. Jeez, wow. Of course, our Honorable Prime Minister will be reaching here soon to celebrate 70 years
of bilateral relations between the two countries. Both leaders share very strong bonds of friendship. In fact, for the very first time, Oman was invited to the G20 during the Indian G20 presidentship in 2023. And that reflected the strong relations, because at that point of time when these decisions were made, I was the G20 Sherpa, and I was quite surprised at that decision when Prime Minister Modi said we want Oman as one of the special guests. And today I realize how important, how defining that decision was, and how that has set the tone for a new chapter in our wonderful relations. Friends, this free trade agreement offers immense opportunities for all of you and those who could not be with us today in terms of several sectors. It could be textiles, it could be footwear, it could be automobiles, it could be gem and jewelry, agrochemicals, renewable energy, auto components. The sky is the limit in terms of potential, particularly with Oman opening the doors as a gateway to the GCC region, to Eastern Europe, to Central Asia, to Africa. And we can also look at significant collaboration in the services space, where we can see professional services, different chartered accountants, business accounting, business processes, business re-engineering, R&D, tourism. There's huge potential for tourism between the two countries, healthcare, education. And I think if I was to try and summarize the potential between the two countries, there could be 4 prominent areas of collaboration for mutual benefit. One would obviously be the energy transition that both are committed to, whether it's green, renewable sources of energy, battery storage, green hydrogen and ammonia. That whole ecosystem can open up between Oman and India and together for the rest of the world. Infrastructure is another area, multimodal logistics, ports, warehouses. It could be good scope for developing infrastructure or co-developing infrastructure. Another area would be food security, whether we can help Oman ensure food security, whether we can work together to make this a hub from where we work for the rest of the several regions that I just described, cold storages, food parks, a lot of potential in this area. I'm trying to go beyond the areas I mentioned earlier. And lastly, whether our startup ecosystem could engage with each other, could build bridges, could work on deep tech or smarter ways to work on logistics, software, services, artificial intelligence. Tremendous potential to leverage this area as a hub. And I can see with the amount of investors coming in over here, I don't know if Jayan Bhai of Amul is also looking at setting up some dairy or processing plant here. Huge amount of potential that I can see in this partnership. As His Majesty Sultan Haitham bin Tarak Al Said had said, and I quote, "Youth are the nation's wealth, its resource, and the arms that build it." And the youthful energy that I see in this room, led by His Excellency Kes, the youthful prowess that India, with a young population, brings to the table, the youthful energy that I can see amongst the Omanis people,
reflected very much in the way the nation is progressing. I think सीधा प्रसारण आप ओमान के मस्कट से देख रहे थे, जहां पर कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जो ओमान भारत व्यापार वार्ता, इसको लेकर जो कार्यक्रम है जिसमें दोनों देशों के कारोबारी हिस्सा ले रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक साझेदारी हो सकती है, जितनी है और आगे कितनी हो सकती है, इसके बारे में वो बात कर रहे थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे आज के इस वक्त के एजेंडों पर। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बेटा सैंपल चेक कर लिया? हाँ पापा, सैंपल तो चेक कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी, वो भी हर नई हायरिंग पर। अच्छा, और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। क्या बात है बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। योजना से जुड़ने के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम आज डिस्कशन पर बात कर रहे थे कि जो नया बिल है वीबी जी राम जी, इसको लेकर के संसद में इसको पारित कराने की कोशिश हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है। विपक्ष की बातें हमने आपको सुनवा दी, अब जरा भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कहा इसको सुनवा देते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस को सिर्फ गांधी उपनाम को बनाए रखने की चिंता है क्या? हमारे गांधी नाम जो है, चाहे वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चाहे वो इंदिरा गांधी, चाहे वो संजय गांधी, चाहे वो राजीव गांधी, वही रहना चाहिए। बाकी किसी की उनको परवाह नहीं है, ना उनको बापू की परवाह है, ना उन्हें और किसी की परवाह है। तो इसलिए उनका तो ये खुद की लड़ाई है, तो वो लड़ाई पार्टी तो अब रही नहीं है, एक परिवार रह चुका है। ये लड़ाई वो लड़ेंगे, वो उनकी निजी तकलीफ है। और इसी पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी कहना है कि नए बिल में गांधी का विरोध तो है ही नहीं। ये गांधी का विरोध इसमें कहां है? नाम तो जी राम है, जी राम जी, तो जी राम जी नाम कोई खराब थोड़े है, राम से उनको विरोध क्यों है? इसलिए वो राम के अंदर काम भी बहुत अच्छा है, नाम और काम दोनों अच्छा है। तो ये जो नया बिल है, इस पर आखिर इतनी तकरार क्यों है? विपक्ष का विरोध क्या है और सरकार उसके जवाब में क्या कुछ कह रही है? इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत दुष्यंत नागर जी। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र संसद भवन से जुड़े हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, आज ये विधेयक सूचीबद्ध है, क्या इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है और इसको पारित कराने के लिए क्या रणनीति है? क्योंकि एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी ने व्हिप जारी किया है तो कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। देखिए, सदन में लोकसभा में इस वक्त नाभिकीय ऊर्जा से जुड़ा जो बिल है उस पर चर्चा हो रही है और तकरीबन 5 बजे या 5:30 बजे तक ये बिल पारित हो जाएगा। ठीक है। 4 घंटे का समय दिया गया है, थोड़ा और समय मान ले, उसके बाद चर्चा शुरू होगी। मनरेगा की जगह जो जी राम जी बिल लाया गया है विकसित भारत, उस बिल पर चर्चा शुरू होगी और 4 घंटे से ज्यादा समय रखा गया है, यानी कि 10 बजे के बाद ये बिल आज ही पारित होगा। पहले मांग जरूर हुई थी
कि इसे संसदीय समिति को भेजा जाए। 12 बजे बाद फिर से कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने कही, लेकिन फिर ये सहमति बनी कि चर्चा कराई ली जाए और जितनी चर्चा चाहता हो विपक्ष, सरकार तैयार है, सभी लोग अपनी बात रखें। तो संभवतः ये बिल आज लोकसभा में 5-6 बजे के बाद जब चर्चा शुरू होगी तब सभी पक्ष अपनी बात रखेंगे। स्टैंड किस दल का क्या है वो तो पहले ही साफ है। कल जब ये पेश हो रहा था लोकसभा में तब कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया था जी। महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने का एक आरोप था और राज्यों पर जो बोझ डाला जा रहा है वो एक मुद्दा था। अब विस्तार से पता चलेगा कि इसके कई सारे जो क्लॉज हैं उसमें विपक्ष आपत्ति जता रहा है। सत्ता पक्ष का स्टैंड बहुत क्लियर है कि 2005 और 2025 में बहुत अंतर है। कोई स्थायी पर संपत्ति का निर्माण, टिकाऊ बुनियादी ढांचा मनरेगा से गांव में उतना नहीं दिखता है। गांवों का विकास टिकाऊ जो बुनियादी ढांचा है उससे होगा, तो उसमें थोड़े से बदलाव किए गए हैं। 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है और भी बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी बातें हैं शैलेंद्र, लेकिन जो विपक्ष बातें कर रहा है ना वो इन प्रावधानों पर तो कर नहीं रहा, कर रहा है नाम पर बात। विनोद जी, विपक्ष की जो आपत्ति है इसके बीच सरकार की प्राथमिकता में ये बिल है, सरकार इसको पारित करवाना चाह रही है। जो इस समय संसद का गणित है, व्हिप भी जारी हो गए हैं। क्या लगता है विनोद जी कि आज ये बिल पारित हो जाएगा, चाहे विपक्ष जो है वो नाम पर जितना भी हंगामा करता रहे? लाल जी, जो शैलेंद्र बता रहे थे कि आप ये देखिए कि विपक्ष का जो ऑब्जेक्शन किसी कंटेंट को लेके नहीं है, नए बिल में किसी प्रावधान को लेके नहीं है जी। है क्या तो सीधे सीधे महात्मा का नाम मनरेगा में से क्यों हटा है, ये सिर्फ है। तो अब सवाल है कि क्या इससे पहले सरकारों ने अपने अपने सरकार के समय में टेन्योर में नाम नहीं बदले? कई बार तो बहुत अगर आप सोचिए कि अन्नपूर्णा रसोई राजस्थान की इंदिरा रसोई हो जाती है, साउथ में ऐसे अन्नपूर्णा रसोई जो है जहां कांग्रेस आती है सारे इंदिरा रसोई हो जाती है। तो भाई इसमें अगर बीजेपी सरकार 10 साल के बाद अगर ये आज अगर एनडीए की ये सरकार की तरफ से है कि हम इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाएं, ज्यादा प्रभावी बनाएं और ये मनरेगा के शक्ल से अलग आज के बदलते और विकसित भारत के जो संकल्प है उसके साथ साथ ग्रामीण विकसित भारत का एक तैयार हो बच। तो ग्रामीण विकसित भारत ग्रामीण जो है वो कैसे कंपीट करेगा? क्या उसको मनरेगा की तरह वही कच्ची मिट्टी खोदते रहो, सड़क खोदते रहो, यही रोजगार का नाम है? सवाल है कि आप इसमें बेहतरी करने के अगर आपके पास कोई बेहतर आइडिया नहीं है तो कम से कम आप इस चीज को समझने की जरूरत है कि इसके आपको इंतजार करना चाहिए। सरकार के इन सारे नियमों के प्रावधानों पे चर्चा करनी चाहिए। अब सवाल रहा महात्मा गांधी के नाम पे जितने एक इमोशनल अपील, और अभी आपने सुना था वेणुगोपाल जी का, वो कहते हैं हम पूरे देश में इसको मुद्दा बनाए, हमारे कार्यकर्ता आक्रोशित है। क्यों भाई? गांधी एक नाम है और गांधी एक सोच है। मुझे लगता है कि नागर साहब से बेहतर हम लोग भी नहीं जानते, वो गांधीवादी है। बिल्कुल। तो गांधी एक व्यक्ति या गांधी एक सोच, तो गांधी को जीने वाला अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस 75 साल के इतिहास में आप देखिए कि गांधी जी के आदर्शों को और उनके विचारों को जितना उन्होंने जमीन पे उतारा है, क्या कांग्रेस की सरकारों ने 50-60 में उतारी? स्वच्छ भारत मिशन गांधी की सोच थी, बिल्कुल, जो आपने एक चश्मा से देखा उस मिशन को, पूरे देश ने उसको एक क्रांति बना दिया जी। ये ग्राम स्वराज, राम राज, ये सबका साथ सबका विकास, ये क्या है? तो सवाल है कि आप गांधी को जीना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ गांधी के नाम को सिर्फ भुनाना चाहते हैं। इस दोनों में फर्क है और यही विवाद है। बिल्कुल। दुष्यंत नागर जी, अभी जो विनोद जी ने चर्चा की, नमस्कार, देखिए स्वच्छ भारत मिशन हो, अंत्योदय मिशन हो, और ऐसे में 1 दर्जन योजनाओं का नाम गिनवा सकता हूं जो गांधी जी ने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात की थी। मैं जो हम लोग पढ़ते थे ना अपने टेक्स्ट बुक में कि मैं तुमको एक ताबीज देता हूं, महात्मा गांधी जी की, और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात की थी। आज सारी योजनाओं के जरिए, सबका साथ सबका विकास के जरिए यही तो सरकार कर रही है। तो क्या गांधी जी किसी एक योजना के नाम तक सीमित रखे जाए, या किसी सड़क का नाम उनके नाम पर रख दिया जाए तो वहीं तक गांधी जी को सीमित रखा जाए, या फिर उनके विचारों को गवर्नेंस में उतारा जाए? दुष्यंत नागर जी। जी बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का
मुक्त कंठ से प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने खादी के लिए जिसके साथ बापू का बहुत जुड़ाव था उसकी ब्रांडिंग की, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जो आपने स्वच्छ भारत मिशन कहा, काम तो किया, लेकिन ये पूर्व में निर्मल भारत अभियान था। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। स्वावलंबन योजना को अटल पेंशन योजना बना दिया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मेक इन इंडिया बना दिया। तो ये ज्यादातर आदरणीय मोदी जी ने नाम ही बदले हैं। अब देखिए, अगर आज बापू हमारे बीच में होते तो वो बिल्कुल अपने नाम पे योजना चलाने के लिए कभी सहमत नहीं होते। ये भी मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन आपत्ति कहां है? आपत्ति विनोद जी ने कहा कि कच्ची मिट्टी खोद रहे हैं, कोई बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हुआ। ये मत कहिए। देखिए, जितने तालाबों को की खुदाई हुई, सड़कें बनी गांव को जोड़ने वाली, वो गांव के गरीब लोगों ने बनाई, उससे पर्यावरण ठीक हुआ, भूमि में जल संचयन की जो शक्ति थी उसमें वृद्धि हुई, छोटी सड़कें बनी, छोटे रास्ते बने, गांव गांव से जुड़े, मनरेगा से लोगों को रोजगार भी मिला और भारत की काया भी बदली। आपको अपनी योजना लानी है, आपके पास बहुमत है, आप नाम भी बदलेंगे, थोड़ा सा कुछ परिवर्तन भी कर रहे हैं। आप पहले 90 मैं थोड़ा सा जोड़ता हूं दुष्यंत सर। आपने जो बात कही कि इस योजना से काम हुआ है, वो भी सही, ठीक। और विनोद जी ने जो बात कही है ना कि कई जगहों से ऐसे मामले आए हैं और बहुत मामले आए हैं, ऊपर घास छील करके मनरेगा का अपना जो है वो दिहाड़ी बना लिया, और उसमें कितनी गड़बड़ियां उसमें पाई गई हैं, वो भी सही है। इसलिए दोनों को लेकर चलिए सर। मनरेगा लीकेज जितना और गड़बड़ियां ये भी बहुत ज्यादा रही है पिछले 20 सालों में, इसे भी हमें जरूर देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मनरेगा का मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूं जी, एक युवा कार्यकर्ता के तौर पे। जितना मैंने इसमें घोटालों के खिलाफ काम किया है, कई जिलाधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच करवाई है बुंदेलखंड के, सब मुझसे ज्यादा नहीं जानता कोई, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, कौशलकांत मिश्रा जी, जरा इस बात का जवाब दीजिए कि आखिर सरकार को नई योजना लाने की जरूरत क्यों पड़ी, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो आपत्ति है वो तो नाम बदलने पर है। कौशल जी, देखिए, पहले नाम बदलने पे एक छोटा सा जवाब। यही पॉलिसी इंदिरा जी जब 1980 में लाई थी तो इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। उसको राजीव जी ने बदल करके जवाहर रोजगार योजना कर दिया था। उसको 2004 में सोनिया जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी ने नरेगा कर दिया था, और 2005 में इसी का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया था। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका नाम हटा करके अगर किसी दूसरे का नाम किया गया या नाम हटाया गया तो क्या उनका अपमान किया गया? नहीं, अपमान किया गया। उसमें थोड़े चेंजेस किए गए, चेंजेस करके एक नया नाम देने की पद्धति है, हर जगह होती है। जो नई सरकार आती है या जो पुरानी सरकार भी अपने काम को बेहतर तरीके से एडवांसमेंट करती है। तो ये तो जो मैंने 2005 तक का सब बताया, ये तो कांग्रेस का ही था। तो नाम बदलना और अपना एक नया नाम देना ये परिपाटी है, हमेशा होती है, जिससे कि पुरानी योजना से नई योजना को डिफरेंशिएट किया जाए। अब बात आती है कि जरूरत क्या पड़ी जी में, जो हमारी जो दर थी। कौशल जी से कुछ संपर्क नहीं, मैं हूं लालचंद जी, मैं हूं। हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि 2005 में जो हमारी जो ग्रामीण बेरोजगारी दर थी, गरीबी थी, वो थी 41% के आसपास थी गांवों की गरीबी उस समय 2005 में, जो 2012 में घट करके लगभग 27.7% हो गई, और 2024 में ये घट करके आज के समय में 4.86% है। तो जिस तरीके से गरीबी कम हो रही है, ठीक है, मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में बहुत सारे करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, तो उसके हिसाब से रहती है, उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती रहती है। उन मॉडिफिकेशन के साथ साथ, उन एडवांसमेंट के साथ साथ नई योजनाओं को लागू करना, और बाकी जो गुणदोष है उस पर तो संसद में चर्चा हो ही रही है। फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कौशल जी बहुत बहुत शुक्रिया, दुष्यंत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद जी शुक्रिया, और शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि चाहे सिडनी का हमला हो या पहलगाम का हमला, इसमें जो मजहबी कट्टरता है वो कितनी चिंताजनक बात है। इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।
जो जोड़े देश को। विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब आज हम एक और बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं और उस पर चर्चा भी करने वाले हैं। वो ये कि चाहे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हमला हो, या फिर भारत में जम्मू कश्मीर में पहलगाम का हमला हो, या ऐसी दर्जनों सैकड़ों कई घटनाएं हैं जिसमें आतंकी हमले में मजहबी कट्टरता जो है वो कितनी चिंताजनक है। इसी पर करेंगे बात, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं इसके बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हनुक्का समारोह में सिडनी में हुए भीषण आतंकी हमले पर शोक व्यक्त किया और बॉन्डी बीच पर हुए यहूदी विरोधी आतंकी हमले को भयानक और यहूदी विरोधी आतंकवाद करार दिया और कट्टर इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के सभी देशों से एकजुट होने की अपील भी की। ट्रंप ने कट्टर इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल कर यह संदेश देने की कोशिश की कि यह हमला सिर्फ एक देश या समुदाय पर नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और मानवता पर हमला है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर स्थित बॉन्डी बीच पर हुए हमले, जिसमें यहूदी समुदाय को निशाना बनाया गया था, जिसने एक बार फिर आतंकवाद के वैश्विक खतरे और उसकी जड़ों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हमले और भारत के पहलगाम में हुए हमले के बीच की समानताएं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चौंकाने वाली स्थिति को दर्शाती हैं। दोनों ही हमलों में मूल रूप से कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन का होना इस बात की पुष्टि करता है कि आतंकवाद की जड़ें एक ही जगह से निकल रही हैं, वो है पाकिस्तान। लेकिन प्रतिक्रिया में देखिए भिन्नता है। पहलगाम में टूरिस्ट को धर्म पूछकर मारे जाने की घटना के बाद क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल मुल्ला मुनीर को लेकर ट्रंप के नजरिए में कोई बदलाव आया था? लेकिन चौंकाने वाला खुलासा यह सामने आया है कि ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने आतंकी हमले के आरोपियों में से एक साजिद अकरम की पहचान भारतीय पासपोर्ट के धारक के रूप में की है, जो मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला बताया गया है। तो इस संबंध में तेलंगाना के डीजीपी कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है। साजिद अकरम ने बीकॉम की पढ़ाई की थी और साल 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। वहां उसने एक यूरोपियन महिला से शादी कर ली और उसके 2 बच्चे हैं जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। साजिद भारतीय पासपोर्ट का ही इस्तेमाल कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद 6 बार भारत भी आया था। हैदराबाद में उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। अब सवाल यह है कि सभ्य समाज में पढ़े लिखे हैदराबाद के साजिद अकरम के दिमाग में दूसरे मजहब के प्रति खतरनाक नफरत भरी किसने? साजिद अकरम और उसके 24 वर्ष के बेटे नाविद अकरम ने अंधाधुंध फायरिंग में 16 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद तो मारा गया, जबकि उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही हमलों में मासूम और निर्दोष लोगों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। पहलगाम में हिंदू श्रद्धालुओं को और बॉन्डी बीच पर हनुक्का मना रहे यहूदी समुदाय को। तो दोनों ही मामलों में हमलावरों के तार या तो सीधे पाकिस्तान से जुड़े थे या फिर उनकी मानसिकता को पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों से प्रेरित माना जाता है। तो अब सवाल उठता है कि भारत जब आतंक की जड़ पर चोट करता है तो दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया कुछ अलग होती है, लेकिन देश में रेडिकलाइजेशन को लेकर जब भी सुधारों की बात होती है तो उसे रिलीजियस राइट पर हमला माना जाता है। जबकि ध्यान देने की जरूरत यह है कि सिडनी में 16 मासूम लोगों की हत्या के आरोपी एक भारतीय है। देर सवेर इसको समझने की सख्त जरूरत है। तो आपको सुनवाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। उन्होंने सिडनी में हुए आतंकी हमले की निंदा की और मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना भी की और उन्होंने सभी देशों को रेडिकल इस्लाम के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। Let me take a moment to send the love and prayers to our entire nation, to the people of Australia, and especially all those affected by the horrific and anti-Semitic terrorist attack, and that's exactly what it is, anti-Semitic, that took place on a Hanukkah celebration in Sydney. What a terrible, terrible thing. We don't learn. We're joined in mourning all of those who were killed, and we're praying for the swift recovery of the wounded. Some are very horrifically wounded, as you probably know. All nations must stand together against the evil forces of
radical Islamic terrorism, and we're doing that. बड़ा मौका देख करके और मौके को चुन करके ट्रंप साहब को ये बात समझ में आती है ना। एक मामले में अलग समझ आकर के वहां अपने व्हाइट हाउस में बिरयानी तक खिला देते हैं और दूसरे मामले में समझ पैदा हो जाती है। बहरहाल इजराइल के महावाणिज्य दूत की बात सुनवाते हैं जो आतंकवाद और झूठे विमर्श के खिलाफ भारत इजराइल के मजबूत संबंधों पर जोर देते हैं। यानी रेवाच जी की बात सुनिए। Unfortunately, Qatar also supports the Muslim Brotherhood and the Hamas organization in the Gaza Strip, and exactly like Israel suffer from terror activities from countries in my region, we also face it here in India, and this is why we, first of all, we thank India for supporting Israel in the fight against terrorism, and also for standing next to Israel. And also, India, by the way, is a symbol for freedom of religion for many, many years, many decades. तो आखिर ये होता क्या है? जब 9/11 की घटना होती है न्यूयॉर्क में तो बात समझ में आ जाती है, फिर दिमाग से बात उतर जाती है, फिर जब कहीं और घटना होती है तो बात समझ में आ जाती है। इस बीच में चाहे भारत पर जितने भी हमले होते रहे, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह की यह घटना आई, हम तो चाहे वो हमला पहलगाम में हो या सिडनी में हो या न्यूयॉर्क में हो, भारत तो एक नजरिए से देखता है। लेकिन ये क्या सिंड्रोम है कि जब पहलगाम का हमला हो तो व्हाइट हाउस में बुला करके बिरयानी खिलाओ हैं, और जब न्यूयॉर्क का हमला हो तो दुनिया को दो हिस्से में बांट दो कि जो हमारे साथ नहीं है वो आतंकवादियों के साथ है। सिडनी हमले के बाद ट्रंप साहब का यह बयान आ रहा है, लेकिन इसमें जिस तरह से जो मजहबी कट्टरता का सवाल है, यह कितना गंभीर है विनोद जी? मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली बार इस कट्टरता को के शब्द को अपने में डिक्शनरी में इस्तेमाल किया है। अभी तो ये ग्लोबल टेररिज्म की बात करते थे और फंडामेंटलिज्म की बात करते थे। उन्होंने जो बात कही है, ये बात समझने की जरूरत है कि आज कम से कम अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये बात लगा है कि ये जो रेडिकलाइजेशन है, ये एक ग्लोबल फेनोमिनन बना रहा है, और ये ग्लोबल के साथ साथ इसमें पूरे विश्व के शांति को खतरा है जी। अगर अमेरिका देख रहा है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह का प्रेसिडेंट ट्रंप ने रुख दिखाया था, वो चिंताजनक था दुनिया के लिए। बिल्कुल, क्योंकि जो फील्ड मार्शल अपने को बोलता है जनरल मुनीर, वो अपने आप में किसी भी कट्टरपंथी से, जमात से, मौलवी से बहुत आगे है, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा खतरनाक। एक वर्दी में एक आदमी को आप देखिए कि किस तरह का विचार रखा था हिंदू और मुसलमान को लेके, विचार को लेके और जिहाद को लेके। वो आदमी फील्ड मार्शल है, और वो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में बैठ के अगर डिनर लंच जो भी आप कहें करता है, तो ये दुनिया को ये ठीक मैसेज ट्रंप ने उस समय में नहीं दिया। बिल्कुल। रही बात की जो रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं लाल जी, तो ये बात समझने की जरूरत है कि भारत में हो क्या रहा। पिछले महीने में आपने देखा था कि जब आपने सुना कि व्हाइट कलर टेरर नेटवर्क का इतना बड़ा सिलसिलेवार एक शुरू हुआ, पर्दाफाश हुआ लाल किला हमले के बाद जी, तो आप देखिए कि उस पे किस तरह के रिएक्शन आने शुरू हो गए। बिल्कुल, किस तरह के लोग इस बात को रिएक्ट करने लगे थे। लेकिन इन्होंने ये नहीं समझा कि समाज के लिए ये कितना खतरनाक ये पहलू है कि एक डॉक्टर, एक नहीं, दो नहीं, 20, 21 वो डॉक्टर जिसके पढ़ाने में, लिखाने में परिवार से लेके सरकार की एक बड़ी भूमिका रही है, वो इस मानसिकता को समझने के लिए देखिए हमारे साथ एक परम विद्वान फिरोज अहमद बख्श जी, जो कि वाइस चांसलर रहे हैं, फॉर्मर चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं। फिरोज साहब, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। ये बताइए कि ये चाहे कहीं का भी हमला हो, अभी विनोद जी चर्चा कर रहे थे कि देखिए दिल्ली के लाल किला पर जो ब्लास्ट हुआ, कितना बड़ा मामला था, कैसी प्लानिंग थी, कैसे कैसे लोग उसमें प्लानिंग में शामिल थे। ये मजहबी कट्टरता कितनी चिंता की बात है, और आपको इसका कुछ समाधान नजर आ रहा है फिरोज साहब? जी देखिए हजरत, ये तो चिंता क्या, ये तो बड़ी ये जिंदगी और मौत का सवाल है, और बहुत ही खतरनाक चीज है। चिंता तो आपने बड़ा छोटा सा शब्द इस्तेमाल किया इसमें। ये तो बिल्कुल ही समझिए कि एक ऐसी दरिंदगी, एक ऐसा जंगलीपना है कि इसके लिए हमें नई डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। जिस तरह का काम यहाँ लाल किले पे हुआ, फिर उसके बाद उसके पीछे जो लोग पकड़े गए, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ये मतलब ट्रम्प साहब के अब ये समझ में आ रही है एक कोई ग्लोबल पैटर्न है टेररिज्म का, जिसके पीछे
एक ही मजहब के लोग हैं। देखिए यूरोप में ना एक क्लीशे निकाला गया इस सारे सब कांड को देख के, जो लोग मारे जा रहे थे बेगुनाह लोग, उसमें ये टर्म निकाली गई कि ऑल द मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट बट ऑल द टेररिस्ट आर मुस्लिम्स। अब बहुत को बुरा लगता है, कहते हैं भी ऐसे क्यों बोलते हैं भाई, जब जो है वो है, उसका नाम अगर मुस्लिम नाम है तो वो है, ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके लिए जितने भी जो मतलब वेल थिंकिंग मुस्लिम्स हैं, जो वॉइस ऑफ सैनिटी और वॉइस ऑफ रीजन है, कहने वाला था आपको कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे खास तौर पर हमारे नौजवान दोस्तों के लिए जो कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। असली इस्लाम का पैगाम क्या है सर? जी देखिए, असल में जो इस्लाम का पैगाम है वो पैगाम हमारी हदीस में भी दिया गया है। वो पैगाम अरबी में है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी एक मुसलमान का आधा ईमान जो है वो वतन से दोस्ती है, वतन से वफादारी और मोहब्बत है। मैं तो ये मानता हूँ कि पूरा ईमान है, ठीक है। तो ये तो मजहब कहता है, और आप जिस तरीके से मजहब को तोड़ मरोड़ करके और रेडिकलाइज कर रहे हो बच्चों को और उनको यानी ब्रेन वॉश कर रहे हो, इससे बड़ा भारी नुकसान इस्लाम को पहुंच चुका है और मुसलमानों को सर, फिलहाल समय की कमी है। मैं एक चीज जोड़ दीजिए जल्दी से। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि फिरोज साहब, इसके लिए समाज जिम्मेदार है, हम आप सारे लोग जिम्मेदार हैं कि आपको मैं एक छोटे से अभी एक घटना दिखाता हूं कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार 74 साल के हैं। अगर एक डॉक्टर को जब अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं और उनका हटाने वाला है और वो हटाती है कि तुम चेहरा तो दिखाओ, तो उसपे इतना बवाल कटता है, इतने इस्लामिक स्कॉलर से लेके मौलाना FIR तक दर्ज करा दिया गया है। लेकिन शामली में एक बुर्का न पहनने के कारण एक महिला को, उसके 2 बच्चे, मासूम बच्चे को गोली से उसका पति मार देता है। बिल्कुल, इस पे कोई बोल नहीं रहा है। क्या ये रेडिकलाइज नहीं है? ये समाज जो इस बात को अलग अलग तस्वीर को अलग अलग तरीके से दिखाता है लोगों को। ठीक है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार है। हम इस पर कभी करेंगे विस्तार से चर्चा। शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया फिरोज साहब जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करेंगे केरल की। जी हाँ, केरल में विपक्षी इंडी गठबंधन के साथ हुआ क्या? दिल्ली में हाँ, केरल में ना, वहां जाकर के गठबंधन की गाड़ी छूट जाती है। केरल निकाय चुनावों में इस बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का शानदार प्रदर्शन हुआ है। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत तो हुई ही है, साथ ही राज्य भर के कई नगर निकायों में भी बीजेपी एनडीए का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। और अब तिरुवनंतपुरम के बाद तिरुपुनत्र में भी सत्ता पर काबिज हो रही है बीजेपी, क्योंकि तिरुपुनत्र में 48 वर्षों से तो सीपीएम जीतती रही लोकल बॉडी इलेक्शन को, लेकिन इस बार सीपीएम को बहुमत नहीं मिल पाया वहां पर। तो सीपीएम ने कांग्रेस के साथ मिलकर मेयर चुनने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो ऐसे में अब वहां पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को मौका मिल रहा है। दरअसल बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने दशकों तक कड़ी मेहनत की है और कई कार्यकर्ताओं ने बलिदान तक दिया है, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस के साथ नहीं आने से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या विपक्षी इंडी गठबंधन सिर्फ दिल्ली के लिए ही है? कई राज्यों में विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां बिल्कुल आमने सामने हैं। तो इस पर तमिलनाडु के भाजपा के नेता के अन्नामलाई ने कहा कि भाजपा की जैसी जीत केरल में हुई है वैसी ही तमिलनाडु में भी होगी। இன்னைக்கு லெஃப்ட் கவர்மெண்ட் 30 கிலோ மக்கள் கொண்டு போயிருக்காங்க. என்ன அர்த்தம்? திருவனந்தபுரத்துல மட்டுமே கேபிட்டல் சிட்டி எங்க சிஎம் உட்கார்றாரோ அந்த இடம் உட்பட பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு வாக்களித்திருக்கிறாங்க. நான் நிறைய சமுதாய தலைவர்கள் இருக்கிறனால அரசியல் பேச விரும்பல. நிச்சயமாக தமிழக அரசியல்ல இது எதிரொலிக்கும்। तो वहीं भाजपा के नेता महेश तेंगिनाकाई ने केरल में बदले समीकरण और एनडीए को जीत के लिए केरल की जनता का अभिनंदन भी किया। केरला में सिर्फ यूडीएफ नहीं, कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और एक म्यूनसिपैलिटी में मेयर भी हमारा भी हो रहा है। हम पूरा केरल लोगों को और केरल भारतीय जनता पार्टी लोगों को भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो आज वोट चोरी के बारे में राहुल गांधी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, उसको तो एक पागलपन का एक हद होता है, वो पागलपन छोड़ के ज्यादा करने के लिए सोच रहे हैं। हमारी संवाददाता विन्या जुड़ गई है तिरुवनंतपुरम से। विन्या, जरा बताइए कि ये क्या हुआ, कितने कितने आंकड़े आए थे तिरुपुनत्र में जो कि कांग्रेस और सीपीएम मिल नहीं पाए और बीजेपी एनडीए को मौका मिल गया?
ये जो इंडिया गठबंधन होता है वो बाहर के लिए, वो केरला में कभी नहीं होता। बाहर, केरला के बाहर बाई बाई बन सकता है, मगर केरला में कभी नहीं। क्योंकि ये जो कांग्रेस यहाँ बोल देते हैं कि हमारे साथ अलायंस में आओ सीपीएम और हम सत्ता में रहेंगे, मगर सीपीएम बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि सिर्फ सीपीएम पूरा भारत में सिर्फ केरला में सत्ता में है, और कांग्रेस तो सीपीएम के कंपेयर करेगा तो कांग्रेस बड़ा पार्टी है, तो अगर कांग्रेस के साथ जाएगा तो सीपीएम खत्म है केरला में, तो वो बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। और ये त्रिपुनितरा का बात हम बोले तो त्रिपुनितरा की ये जो नगर पालिका है वो 1980 में उसका घटना हुई थी, तो उस 1980 से वहाँ सीपीएम मतलब एलडीएफ सत्ता में थे। तो 2010 में पहली बार वहां कांग्रेस सत्ता में आई, मगर 2015 में फिर भी सीपीएम उधर वापस आई। वहां की क्या प्रॉब्लम थे कि वहां विकास का बहुत कमी थे, वहां सड़कें खराब है, पीने का पानी नहीं थी, और वो जो कचरा निपाटने का वो व्यवस्था भी ठीक नहीं था। ये सारे मामले के ऊपर लोगों बहुत नाराज थे। ये जो नाराज लोगों के ऊपर बढ़ रहे वो बीजेपी ने बहुत जल्दी से पकड़ लिया और वहां सीधे ग्राउंड जाके काम किया और अच्छा उनको रिजल्ट मिला। बिल्कुल, ये रिजल्ट मिला है, और अब यही बात है कि क्या ये रिजल्ट विधानसभा के चुनावों में भी असर दिखाएगा क्या। बहुत बहुत शुक्रिया विनया जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो हमारी संवाददाता विनया बता रही थी कि किस तरह से केरल में भारतीय जनता पार्टी अपना असर बढ़ाती जा रही है। इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।